नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एनसीईआरटी की क्लास लेके हाजिर हूँ। चाहे आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी की या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी चाहिए। बिना एनसीईआरटी बुकों के पढ़े हुए और कोई भी एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है पंचायती राज, और इस चैप्टर से आपके प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या था। तो ये जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 और भाग 9 अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। और ये हमारे 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संभव हुआ था वर्ष 1957। ठीक है, कितनी सन है आपकी 1957 में बलवंत राय मेहता ने एक सुझाव दिया था, जिसमें त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय सिद्धांत की एक सिफारिश पेश की थी। उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, यानी इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी। और आज यही लागू भी है। और पंचायती राज को यानी इसे हासिल करने में एक बहुत लंबा स्टोरी है इसकी, और मतलब बहुत बाद में इसको सफलता मिली थी। और सबसे पहले, ठीक है, इसे किसने मतलब किस राज्य ने इसे लागू किया, तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के साथ ही जाना है और यहाँ से हमारे प्रश्न बनते भी हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। यानी जो ग्राम सभा की बैठक होती है, तो वहां पर सब जा रहे हैं। अब हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। यानी ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ये एक सभी वयस्कों की एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा, यानी कहीं गांवों की एक ग्राम पंचायत होती है, जिसमें 2 या 3 गांव भी जुड़े होते हैं, या फिर एक ही गांव होता है, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कहीं राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है, यानी प्रत्येक राज्य में इसका अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी वह ग्राम सभा का सदस्य होता है और उस बैठक में हिस्सा ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुझाव दे सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले थोड़ा सा हम देखते हैं, खर्च का ब्यौरा दिया। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, यानी गांव में किस तरीके की कमी होती है, क्या होता है। इन ग्राम सभाओं में ये सारी चर्चाएं होती हैं। अब बात करते हैं, एक ग्राम पंचायत कहीं वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। यानी इसका भी ये जो सरपंच का चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, ये भी 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये आपका जो चैप्टर है, इसमें इसी सारी चीजों पर बात की गई है। तो यहाँ से हमारे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। जहां जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं उन्हीं सारी चीजों को हम देखेंगे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है।
साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यानी पहले बैठक की जाती है और बैठकों में जो भी निर्णय लिया जाता है तभी कोई कार्य लागू होता है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित हो रही थी। क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी, ये थोड़ा आगे की ये चर्चा थी चैप्टर में। ये आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोनों ये सरपंच है, ठीक है, ये ग्राम सभा के, कहीं कहीं इन्हें ग्राम प्रधान भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हें निर्मल पुरस्कार दिया गया है। अब पंचायत के कामों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पंचायत के क्या क्या काम होते हैं ग्राम पंचायत के? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकार की योजनाएं लागू करना। यानी जो सरकार योजनाएं बनाती है तो वो सभी गांव वालों को बताना और उन पर लागू करना। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? और ये इसमें दिए गए थे। तो जो ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव भी उपस्थित है। यानी इस बैठक में, यानी ग्राम सभा की जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो सरपंच, पंच और सचिव। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। यानी इस तरीके से इनकी पंचायतें होती हैं, निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता ताकि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। यानी इस तरीके से ये ग्राम पंचायतें काम करती हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया था। यानी ये पहले जमीन कैसी थी? बंजर थी, और ये आप देख पा रहे हो अब ये हरी भरी है। अब पंचायत के 3 स्तरों की बात करते हैं। तो 3 स्तर अभी हमने आपको बताए थे कि आपके ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था और ये किसने दी थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में दी गई थी। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ये देखो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, हमारी ग्राम पंचायत होती है। लोकतांत्रिक सरकार का ये पहला स्तर है, ये सबसे पहला स्तर होता है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत
या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कहीं ग्राम पंचायतें होती हैं, क्योंकि ये विकास खंड यानी ये ब्लॉक स्तर पर होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है और ये जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी ये कार्य कहाँ से होता है? ये जिला परिषद के द्वारा होता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। यानी प्रत्येक राज्य में ये पंचायत से संबंधित जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ा अलग अलग देखने को मिलती है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। तो ये ग्राम पंचायत से आपका चैप्टर था। हम अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा, और आपको डेली इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल पर आप अवश्य बने रहें। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बात करते हैं गांव का प्रशासन। और अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स स्वयं बनाइए और एनसीईआरटी बुकों को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। और आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लासें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और यानी कक्षा 7 की आपकी हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है। और ये हमारी क्लास 6 की पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी भी हम जल्दी इसको भी हम यानी पूरी कर लेंगे। तो वो सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक समय मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था कि रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। यानी प्रत्येक चीज के एक क्षेत्र बटे हुए हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं। पुलिस थाने में होने वाले काम। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस थाने में होने वाला काम कौन कौन सा है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया।
उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। यानी इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी करने से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अब हम देखते हैं राजस्व विभाग का काम। यानी ये राजस्व विभाग का काम क्या है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं ये कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो कहते हैं। यानी इसके अलग अलग नाम होते हैं। पटवारी है, लेखपाल है, कर्मचारी है, कानून गो है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। यानी गांवों में जो जमीन होती है और किसी की भी जमीन होती है तो ये सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड होती हैं। पटवारी का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ठीक है। और कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये जमीन है। इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। यानी उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उनको समय समय पर वो दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, कहीं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भरती मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कहीं राज्य में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ये अन्य सार्वजनिक सेवाएं हैं।
इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले हमने पुलिस की भूमिका परीक्षण किया, दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाएं। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए, कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आज हमने कंप्लीट किए हैं पॉलिटी के, और जल्दी ही ये हमारी हिस्ट्री की पॉलिटी की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ क्लास 7 की भी हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। अगला चैप्टर है आपका, और इसे हम कल कंप्लीट करेंगे, नगर प्रशासन, यानी ये नगर प्रशासन में क्या क्या होता है। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको सीटेट पेपर 2 की अगर पास करना है तो अवश्य पढ़नी है। अगर आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, आपको यानी जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम है, और अगस्त में आपको एक अच्छी खासी बीपीएससी की फिर से वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप सीटेट अवश्य पास करें, और इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। डेली चैनल पर आपको एनसीईआरटी की बुक्स पूरी कंप्लीट कराई जाएंगी, और इनको कंप्लीट कराने के बाद ही पेपर फर्स्ट के लिए भी आपको एनसीईआरटी की क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।